हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग का 5वां पॉइंट, एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, सुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गॉस के नियम की सहायता से कैसे एक आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक बेलन लेते हैं। एक क्या हो गया, लंबा सा ये बेलन हो गया। ये क्या, एक लंबा सा बेलन हो गया। ये हो गया बेलन जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, और इस बेलन पर एक समान रूप से क्या है, धन आवेशित है। यह बेलन एक समान रूप से क्या है, धन आवेशित है। ठीक है, और इसके प्रति एकांक आयतन पर ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रति एकांक आयतन पर। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो पहला गॉस के नियम का प्रयोग पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एक अनंत लंबाई का क्या था, रेखीय चालक था। उसमें केवल क्या थी, लंबाई थी। तो हम वहां पर बात किए थे क्या, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा या आवेश घनत्व। ठीक है, फिर हम लोगों ने समतल चादर में जब लिया था, तो समतल चादर में क्या लिया था, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व। क्षेत्रफल क्यों लिए थे, क्योंकि चादर में, समतल चादर में लंबाई और चौड़ाई दोनों हुआ था। रेखा पर केवल और केवल क्या था, लंबाई था। हम बेलन में क्या भी हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रति एकांक आयतन में आवेश घनत्व। प्रति एकांक आयतन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेलन में क्या होता है, आयतन होता है। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन में आवेश घनत्व। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इस बेलन पर प्रति एकांक आयतन में आवेश घनत्व जो है वो क्या है, रो। ध्यान रखिएगा, ये पी नहीं है। हालांकि इसको लिखने का जो तरीका लगभग पी के जैसे है, लेकिन ये पी नहीं है, ये क्या है, रो, जिसे हम बोलते हैं क्या, आयतन आवेश घनत्व। प्रति एकांक आयतन में आवेश घनत्व। और आवेश घनत्व का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है, आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। आवेश बटे क्या होगा, आयतन हो जाएगा। ये क्या है, बेलन। और बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एल। एल क्या है, इसकी लंबाई है। हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, पाई, इसकी लंबाई एल है। तो इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है। तो इसके एकांक लंबाई पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ये कितना होगा, इस पर, इस पूरे बेलन पर आवेश की मात्रा। अब इस बेलन से स्मॉल आर की दूरी पर बेलन के मुख्य अक्ष से लेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
हम बेलन से जब दूरी लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बेलन के पृष्ठ से लेंगे। किससे लेंगे? बेलन के मुख्य अक्ष से स्मॉल आर की दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है। फिर से, इस बेलन के मुख्य अक्ष से स्मॉल आर की दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? हम लोगों ने पहले के वीडियो में विद्युत क्षेत्र की दिशा को कैसे प्राप्त करना है ये पढ़ चुका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट समझा रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी? इसके लंबवत, इस बेलन के लंबवत इसी दिशा में होगी। क्योंकि धनावेश है तो धनावेश से क्या होगा? दूर की ओर चलेगा, ठीक है। अब चूंकि हमको प्रयोग करना है क्या? गॉस के नियम का, और गॉस का नियम केवल किसके लिए सत्य है? बंद पृष्ठ के लिए। लेकिन बिंदु P तो पृष्ठ से बाहर है, और जब पृष्ठ से बाहर है तो इसके लिए हम गॉस के नियम को अप्लाई नहीं कर सकते। गॉस के नियम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको गॉसीय पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ में बदलना पड़ेगा। और बंद पृष्ठ में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? हम इस बेलन के ऊपर एक और बेलन की कल्पना करते हैं, एक और बेलन बना देते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल आर होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर लिया? एक बेलन का कल्पना कर लिया जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। अब P कहाँ हो गया? इस बड़े बेलन के ऊपर हो गया, मतलब अब P गॉसीय पृष्ठ के अंदर हो गया। अब ये क्या होगा? गॉसीय पृष्ठ बना। अब हम इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारा जो मुख्य बेलन है वो ये ब्लैक कलर का है, और बिंदु P की स्थिति अभी क्या है? बिंदु P इस बेलन से बाहर है। मतलब जो स्थिति फर्स्ट है हमारे पास, कंडीशन जो फर्स्ट है वो क्या है? जब बिंदु P कहां पर है? बेलन के बाहर है, बेलन के बाहर हो। मतलब क्या हुआ? बाहर है, मतलब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या है? बड़ा है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। इस स्थिति में हमने एक बड़े बेलन की कल्पना कर ली जो अब गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। अब इस गॉसीय पृष्ठ के 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग? अगर मैं ये सिलेंडर लूं आपके सामने, ये मैंने क्या लिया? बेलन लिया। खोखला है लेकिन खोखला बेलन ये नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए लिया हूं। ये क्या है? बेलन है। ये एक पृष्ठ ये हुआ, ठीक है। ये दूसरा वृत्तीय पृष्ठ, ये तीसरा, ठीक है। यदि दूसरी भाषा में बोलूं तो ये पहला पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये पहला पृष्ठ हो गया, इधर का वृत्तीय सिरा दूसरा पृष्ठ हो गया, और ये वक्रीय पृष्ठ ये क्या हो गया? तीसरा। हमारे पास 3 पृष्ठ मिले। कौन कौन सा? ये वृत्तीय पृष्ठ S1, ये वृत्तीय पृष्ठ S2, और ये वक्रीय पृष्ठ S3। वृत्तीय पृष्ठ S1 मतलब ये वाला मतलब ये वाला वृत्त, ठीक है। दूसरा S2 वृत्तीय पृष्ठ नीचे वाला मतलब ये वाला, ठीक है। तीसरा S3 मतलब ये वक्रीय पृष्ठ, ये वाली जो है ये क्या है? हमारी वक्रीय पृष्ठ है, ठीक है। अब पृष्ठ S1 के लिए देखिए, पृष्ठ S1 ये वाला है, ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत ऊपर की ओर होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? ऊपर की ओर होगा, मतलब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस दिशा में होगा ds1, ऊपर की होगा, ठीक है। और इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने बताया, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है,
ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसके बीच में बनने वाला ये कोण थीटा बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ ये वाला है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, नीचे की ओर लंबवत होगा ऐसे। मतलब इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस पृष्ठ के लिए ये कैसा होगा, नीचे की ओर, DS2 नीचे की ओर होगा। और इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा E। ठीक है, अब इस पर बनने वाला ये कोण कितना होगा, थीटा इक्वल टू ए भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब तीसरे पृष्ठ के लिए देखते हैं। तीसरा पृष्ठ ये है, ये वक्रीय पृष्ठ। इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, कहीं पे भी रखेंगे ये क्या है, ये कहीं पे भी रखेंगे हम क्या है, इसके क्या है, ये लंबवत है, इस पृष्ठ के क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत है। और इस पृष्ठ के लंबवत है मतलब इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ऐसे ही होगा, इसी दिशा में होगा, DS3। ठीक है, और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा का मान कितना है, अभी 0 डिग्री है। ये 3 पृष्ठ मिले हैं। ठीक है, ये 3 पृष्ठ मिले हैं। अब हम तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स मतलब इस पूरे बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स। स्मॉल r त्रिज्या वाले बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू, इस छोटे से पृष्ठ के लिए समाकलन ऑफ EdS1 cos थीटा प्लस दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला समाकलन ऑफ EdS2 cos थीटा प्लस तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला समाकलन ऑफ EdS3 cos थीटा। ठीक है, अब DS1 के लिए थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। मान रख दू यहां पे समाकलन ऑफ EdS1 cos 90 डिग्री प्लस समाकलन ऑफ DS2 के लिए थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, DS2 cos 90 डिग्री प्लस समाकलन ऑफ EdS3 cos DS3 के लिए थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। यहाँ cos 90 डिग्री का मान 0 मतलब ये पूरा मान 0। cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ E इंटू DS3। E क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो समाकलन के अंदर क्या बचेगा, DS3। अब DS3 क्या है, इस बिंदु पर DS क्या है, एक छोटा सा अल्पांश है, D लिए हैं मतलब वो क्या है, अल्पांश ही है, तो ये छोटा सा अल्पांश है। अब समाकलन मतलब पूरे बेलन का ये क्या होगा, ये वक्रीय पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र, ये क्या हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ही तो हुआ इस भाग का, इस भाग का द्वितीय भाग S1, द्वितीय भाग S2, इन दोनों का मान तो 0 हो गया, तो बचा क्या, केवल वक्र पृष्ठ तो बचा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πRL। ठीक है, तो ये आ गया फाई का मान। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 1। क्लियर है स्टूडेंट।
फिर से देखिए, ये ब्लैक कलर का क्या है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इससे स्मॉल आर दूरी पर ए बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चूंकि बिंदु पी पहले स्थिति में कहां पे है, बेलन से बाहर है, और बेलन से बाहर है तो ये क्या है, ये खुला पृष्ठ है, और खुले पृष्ठ पर गॉस का नियम लागू नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसी बेलन के समान लंबाई का एक बड़े बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है। मतलब बड़े बेलन की जो त्रिज्या है वो क्या हो गई, अब स्मॉल r हो गई। अब ये क्या हो गया, एक गॉसीय पृष्ठ हो गया। अब इस गॉसीय पृष्ठ के 3 भाग हैं, पहला S1 ऊपर का वृत्तीय भाग, दूसरा S2 नीचे का वृत्तीय भाग, और तीसरा इस बेलन का S3, ये क्या वक्रीय पृष्ठ हो गया। S1 का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री। S2 का क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर, विद्युत क्षेत्र इधर, बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। वक्र पृष्ठ से अगर हम यहाँ पे बिंदु P पे क्या लिए, एक अल्पांश लिए, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत ds3, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सेम है तो थीटा का मान 0 है। अब इसके कारण हम संपूर्ण के कारण निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। सबका निकाल के क्या किए, हम जोड़ दिए। क्योंकि 90 डिग्री का मान 0 खल्लास हो गया है, बचा क्या e ds3, और ds3 का जब समाकलन करेंगे मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ मिलेगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrl होता है। क्लियर है इतना। एक किसके अनुसार हुआ, परिभाषा के अनुसार। अब देखते हैं हम किसके अनुसार, गॉस के नियमानुसार। गॉस के नियमानुसार क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू आवेश का मान कितना है, आवेश का मान हम लोगों ने पहले प्राप्त किया है, कितना है, रो पाई आर स्क्वायर एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों किसके मान हैं, फ्लक्स के मान है, फाई के मान है, और दोनों फ्लक्स और फाई के मान है। मतलब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E इंटू 2πrl इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल बटे एप्सिलॉन नॉट। हमको किसका मान ज्ञात करना है, हमको इस E का मान ज्ञात करना है। तो बाकी को हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। बाकी का जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो E बराबर क्या मिलेगा, रो पाई आर स्क्वायर एल बटे 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा। अब जो कटता है उसको कट कर देते हैं, L से L कटेगा, कट गया। फिर पाई से पाई कटेगा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो बचा क्या हमारे पास, E इक्वल टू रो आर स्क्वायर बटे 2r एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है विद्युत क्षेत्र का मान जब बिंदु P कहाँ हो, बेलन से बाहर हो। ये हो गया क्या, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट मतलब जब बिंदु P कहाँ है, बेलन के बाहर है, तब का विद्युत क्षेत्र। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पर, जब बिंदु P कहाँ पर हो, इस बेलन पर स्थित हो। जब बिंदु P, ये बिंदु P यहां से चलकर वापस आएगा कहाँ, इस बेलन पर आ जाएगा। जब बेलन पर आ जाएगा तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। मतलब स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। मैं इसको मिटा देता हूं, आप फटाफट इसका फोटो खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कंडीशन नंबर 2, जब बिंदु P कहां पर हो, बेलन के पृष्ठ पर हो, तब स्मॉल r का मान क्या हो रहा, कैपिटल R के
बराबर हो रहा है। मतलब हम लोग इस सूत्र में क्या करें, स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर रख देते हैं, सिंपल सा। इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, इक्वल टू रो आर स्क्वायर बटे 2r एप्सिलॉन नॉट। यही है समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 में हम इस r के जगह क्या रख दें, कैपिटल R रख दें, तो रो आर स्क्वायर बटे 2r एप्सिलॉन नॉट। और जब ऐसा करेंगे तो ऊपर से एक r, नीचे के एक r से क्या होगा, कट जाएगा। तो E बराबर क्या मिलेगा हमको, E इक्वल टू रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, जो बताता है कि जब बिंदु P पृष्ठ पर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 में। और कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 3 कहता है कि अब बिंदु P कहाँ है, बेलन के अंदर है। जब बिंदु P कहाँ हो, बेलन के अंदर हो। और जब बिंदु P बेलन के अंदर होगा, मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मतलब अब इसके अंदर हम क्या अंदर लेंगे तो अब कैपिटल R का मान किसके बराबर होगा, स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, पहले स्थिति में क्या था, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यही था। ठीक है, जब स्मॉल r को हम अंदर लाए किसके बराबर किए, कैपिटल R के, तो स्मॉल r की जगह हम लोगों ने दूसरे कंडीशन में क्या रखा, कैपिटल R रखा। अब इस स्मॉल r को क्या कर रहे हैं हम, और अंदर ला रहे हैं, तो कैपिटल R किसके बराबर होगा, स्मॉल r के बराबर रखेंगे। तीसरे कंडीशन में कैपिटल R के जगह पर, इस फॉर्मूले में कैपिटल R के जगह पर हम क्या रखेंगे, स्मॉल r रखेंगे। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, इक्वल टू रो आर स्क्वायर बटे 2r एप्सिलॉन नॉट। अब कैपिटल R की जगह हम लोगों ने क्या रखा, स्मॉल r रखा। क्लियर हो गया। फिर से देखिए, जैसे पहले छोटे बेलन से बाहर था कैपिटल R, ठीक है, हम इसको अंदर लाए तो किसके बराबर रखे, कैपिटल R के बराबर रखे। तो स्मॉल r की जगह हम लोगों ने दूसरी स्थिति में क्या रखा, कैपिटल R। अब इसको जब हम और अंदर लाएंगे तो ये स्मॉल कैपिटल R की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब इस सूत्र में स्मॉल r रखेंगे। अब जो कटता है काट देते हैं, R से एक R कट जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा, E बराबर बचेगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है तीसरे कंडीशन में, जब बिंदु P कहां पर हो, बेलन के अंदर हो, पृष्ठ के अंदर हो, तब की स्थिति में विद्युत क्षेत्र। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। ये था गॉस के नियम के अनुप्रयोग का अंतिम डेरिवेशन। ठीक है, इसके बाद वैसे तो एक और है, लेकिन वो इसके अंतर्गत नहीं आता। हालांकि उसको भी हम गॉस के नियम की सहायता से ही करेंगे, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बेलन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आने का एक और भी कारण है, हम लोगों ने बेलन की कल्पना रेखीय आवेश में किया था। रेखीय आवेश में कैसे लंबवत होता है, ये सब हम लोगों ने जाना था, इसलिए ये और भी आसान हो जाता है। परीक्षा के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके
जरूर बताइएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।